हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जैसे एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप और गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी गोलार्ध में, या एशिया महाद्वीप और उत्तरी गोलार्ध में, या यूरोप महाद्वीप और पूर्वी गोलार्ध में, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और पश्चिमी गोलार्ध में। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप और उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। आपका अगला प्रश्न होगा, हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है? आपके ऑप्शन है चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर का नाम किस देश के नाम पर रखा गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत नाम पर। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की कुल जलीय सीमाओं की लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर, या 8200 किलोमीटर, या 5500 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7517 किलोमीटर भारत की कुल जलीय सीमाओं की लंबाई है। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत भारत की किस सीमा को बनाता है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी सीमा, पश्चिमी सीमा, या उत्तरी सीमा, या पूर्वी सीमा। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तरी सीमा को। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मानसून वर्षा किस महासागर से आने वाले जल भरी पवनों से होती है? आपके ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या हिंद महासागर। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हिंद महासागर द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, शिवालिक की श्रेणी के गिरिपाद में 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला रेतीला प्रदेश क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है तराई प्रदेश, भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश, या बांगर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाबर प्रदेश। 1500 से 20 किलोमीटर चौड़ाई में फैला रेतीला प्रदेश भाबर प्रदेश कहलाता है। आपका अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किन राज्यों में फैला है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, या ऑप्शन डी गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा का मैदान फैला हुआ है। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्न गंगा का मैदान समुद्र तल से केवल कितनी ऊंचाई पर है? आपके ऑप्शन है 100 मीटर, 75 मीटर, या 50 मीटर, या 25 मीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 50 मीटर। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं, भारत का उत्तरी मैदान किस युग में निर्मित हुआ माना जाता है? आपके ऑप्शन है क्रेटेशियस, या यूसीन युग, या प्लायोसीन युग, या प्लीस्टोसीन युग और आधुनिक कल्प तक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लीस्टोसीन युग और आधुनिक कल्प तक भारत का उत्तरी मैदान निर्मित हुआ माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है कम वर्षा होना, मानसूनी पवनों की विचारणशीलता और मूसलाधार बारिश, या नदियों का मार्ग न बदलना, या भूमि का तीव्र ढाल। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मानसूनी पवनों की विचारणशीलता और मूसलाधार वर्षा भारत में बाढ़ का प्रमुख कारण है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी के निर्माण में कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? दोस्तों, आपके ऑप्शन है केवल जलवायु, केवल प्राकृतिक वनस्पति, या मूल पदार्थ, उच्चवास जलवायु, या प्राकृतिक वनस्पति, या केवल उच्चवास। दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल पदार्थ, उच्चवास जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति है।
आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है? दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी 45.6% में जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग मैदानों में फैली हुई है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए आदर्श रूप से? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1/3। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 1/3% भाग पर कम से कम वन होने चाहिए आदर्श रूप से। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में नहरों द्वारा कुल कृत्रिम सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत सिंचित किया जाता है? दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 31%। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, हरियाणा की कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित होता है? दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 50%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, कोयम्बटूर। भारत में सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र मुंबई है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत में चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य पारंपरिक रूप से सबसे बड़ा है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत में चीनी उत्पादन में पारंपरिक रूप से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, अखबारी कागज का कितना प्रतिशत भारत में विदेशों से आयात करता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 60%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। अखबारी कागज का 60% भाग भारत विदेशों से आयात करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मत्स्य उत्पादन में तमिलनाडु का स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तमिलनाडु का मत्स्य उत्पादन में दूसरा स्थान है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय पर्वतीय प्रदेश या उत्तरी मैदान या पूर्वी घाट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तरी मैदान। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। भारत में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक उत्तरी मैदान में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? आपके ऑप्शन है राज्यों का संघ, राज्यों का समूह या राज्यों का समझौता या राज्यों का परिसंघ। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत शब्द किसे दर्शाता है? आपके ऑप्शन है शासन प्रणाली को, देश का नाम या राज्यों के क्षेत्र को या संघ राज्य क्षेत्र को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी देश के नाम को। आपका अगला प्रश्न है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 2। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का उल्लेख अनुच्छेद 13 में है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है,
अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 17 में भारतीय संविधान अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए किसे प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों, आपके ऑप्शन है न्यायपालिका, राष्ट्रपति, विधायिका या प्रधानमंत्री। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, विधायिका। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? दोस्तों, आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े प्रावधान भाग 11 में दिए गए हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग 17 में। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 17 में दिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुसूची की विशेषता है? आपके ऑप्शन है तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या पांचवी अनुसूची या छठी अनुसूची। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांचवी अनुसूची। आपका अगला प्रश्न होगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? आपके ऑप्शन है चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची या सातवीं अनुसूची। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची में। असम, त्रिपुरा और मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान छठी अनुसूची में है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, स्वायत्त जिलों में स्वायत्त क्षेत्रों को बनाने, हटाने या बदलने का अधिकार किसे है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को या जिला परिषद को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्यपाल को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वायत्त जिलों में स्वायत्त क्षेत्रों को बनाने एवं हटाने का बदलने का अधिकार राज्यपाल को है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ई शासन योजना की शुरुआत कब की गई थी? आपके ऑप्शन है जनवरी 2004, मई 2006 या मार्च 2008 को, अप्रैल 2010 को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मई 2006 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संशोधनीय क्यों बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ताकि इसे बदलाना जा सके, ताकि यह समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल हो सके, ताकि सरकार की शक्तियां सीमित रहें। ऑप्शन डी, ताकि नागरिकों के अधिकारों को बदला जा सके। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ताकि यह समय के साथ बदलती आवश्यकताओं के अनुकूल हो सके। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख है? आपके ऑप्शन है संघ और उसका राज्य क्षेत्र का, नागरिकता का या मौलिक अधिकार का या राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का संबंधित है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक किसका उल्लेख है? आपके ऑप्शन है संघ की कार्यपालिका या संसद या संघ की न्यायपालिका या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघ की न्यायपालिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से
147 तक संघ की न्यायपालिका का उल्लेख है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भौतिक जगत की घटनाओं, प्रक्रियाओं, पदार्थों और उनके गुणों के संबंध में प्रेक्षणों द्वारा स्थापित सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, विज्ञान, कला या साहित्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, विज्ञान। आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपके ऑप्शन है समय, गति, दूरी या प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। आपके ऑप्शन है बल, दाब, वेग या त्वरण। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दाब एक अदिश राशि है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, थर्म किसका यूनिट है। आपके ऑप्शन है शक्ति का, ऊष्मा का, प्रकाश का या दूरी का। थर्म किसका यूनिट है। थर्म ऊष्मा का यूनिट है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के लिए या आर्द्रता के लिए या उच्च ताप के लिए या घनत्व के लिए। पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर या सेंस स्टैंड या सोनार का। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। या ऑप्शन बी, वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, वे तरंगें जो केवल निर्वात में संचरित होती हैं। ऑप्शन डी, वे तरंगें जो ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती हैं। यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे तरंगें जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगें होती हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, लाल, हरे और नीले रंग के प्रकाश के मिश्रण से कौन सा प्रकाश उत्पन्न होता है। आपके ऑप्शन है पीला प्रकाश, मैजेंटा प्रकाश, श्वेत प्रकाश या सियान प्रकाश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्वेत प्रकाश। लाल, हरे और नीले रंग के प्रकाश के मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु में विभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। यह सिद्धांत किसने दिया था। आपके ऑप्शन है रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन या बोहर ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डाल्टन ने। आपका अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। आपके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चींटी के डंक में प्राकृतिक अम्ल फॉर्मिक एसिडिक अम्ल पाया जाता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। आपके ऑप्शन कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर। दोस्तों आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के तापमान पर द्रव की अवस्था में होती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ड्यूटेरियम क्या है। ड्यूटेरियम क्या है। आपका ऑप्शन है ए, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 1 है। ऑप्शन बी, हाइड्रोजन का समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है। ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 3 है। या ऑक्सीजन का
एक समस्थानिक। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन का एक समस्थानिक जिसका परमाणु द्रव्यमान 2 है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किस रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ईंधन, मंदक या शीतलक या नियंत्रक क्षण। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता का क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है समवायवता या श्रृंखला या बहुरूपता या संकरण। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी श्रृंखला। कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता श्रृंखला कहलाती है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शन है समरूप अंग या समझाता अंग या अवशेषी अंग या कार्यात्मक अंग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अवशेषी अंग मानव शरीर में फॉर्मिक अपेंडिक्स का उदाहरण है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।